बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। बेटा जी, अभी हम बाब नंबर 5 का आखिरी सबक पढ़ेंगे जिसका नाम है आबादी। आबादी बेटे पॉपुलेशन कहते हैं इसको अंग्रेज़ी में। तो इसमें सबसे पहले जो बात हमें बताई गई है, जहाँ से इस सबक का आगाज़ किया जा रहा है, वो ये है कि अगर हम दुनिया की आबादी का जायज़ा लें तो हमें पता चलेगा कि 1800 ईस्वी में दुनिया की आबादी 1 बिलियन से कम थी और अब ये आबादी 7.5 बिलियन से ज़्यादा हो चुकी है। दुनिया की आबादी में तेज़ी से इजाफ़ा हो रहा है और आबादी की शरह दिन ब दिन बढ़ रही है। अब आबादी की शरह किसे कहते हैं ये भी हम आगे पढ़ेंगे अभी थोड़ी देर में। तो नीचे हमें पूछा गया है कि मर्दमशुमारी से क्या मुराद है। मर्दमशुमारी का अगर बेटे आप लफ्ज़ी माना देखें, यानी अगर हम इन अल्फाज पे गौर करें तो मर्द कहते हैं मतलब इंसान को शुमार करना, गिनना, इंसानों को गिनना। लेकिन अगर हम इसकी जो प्रॉपर इसकी डेफिनेशन देखें या इसकी सही तारीफ़ देखें तो उसमें हम लिखेंगे कि किसी मुल्क के मुतल्लिक बामकसद और कामयाब मंसूबा बंदी के लिए आबादी के मुख्तलिफ पहलुओं के मुतल्लिक ज़रूरी क्वाइफ को जानने का अमल मर्दमशुमारी कहलाता है। ठीक है बेटे। दूसरा सवाल हमसे जो पूछा गया है वह है कि पाकिस्तान की हालिया आबादी कितनी है। गुज़िश्ता सालों में होने वाली मर्दमशुमारी के मुताबिक पाकिस्तान की आबादी का ग्राफ बनाएं। तो भी ग्राफ यहाँ पे मैं नहीं बनाऊंगा, मैं सिर्फ आपको आबादी बता देता हूँ कि 2017 में जो मर्दमशुमारी हुई थी, यानी आखिरी मर्दमशुमारी पाकिस्तान में जो हुई थी, उसके मुताबिक पाकिस्तान की आबादी तकरीबन 20 करोड़ 70 लाख थी। ठीक है बेटे। आगे बढ़ते हैं हम। आबादी में इजाफे की शरह। ठीक है, इजाफे की शरह से क्या मुराद है, ये शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 1 मश्क में जो दिया गया है उसका जवाब भी है ये वाला। ठीक है, यहाँ पूछा गया है आबादी में शरह से क्या मुराद है। किसी मुल्क या इलाके की आबादी में सालाना इजाफा आबादी में इजाफा की शरह कहलाता है। ठीक है बेटे। दुनिया की आबादी में सालाना इजाफे की शरह 1.1% है, जबकि पाकिस्तान की आबादी में सालाना इजाफे की शरह 2.4% है। ठीक है, यानी हर साल के बाद पाकिस्तान की आबादी पहले की निस्बत 2.5% बढ़ जाती है। ठीक है बेटे। आबादी की गुंजानियत से क्या मुराद है, पॉपुलेशन डेंसिटी। ठीक है, यानी डेंसिटी कहते हैं गुंजान होने को। देखिए इसका क्या मतलब है, इसको गौर समझिएगा। ये सवाल नंबर 2 जो कि मुख्तसर सवाल है मश्क का, उसका जवाब भी है ये। दुनिया के मुख्तलिफ मुमालिक की आबादी मुख्तलिफ है। कुछ मुमालिक ज़्यादा गुंजान आबाद हैं जबकि कुछ मुमालिक कम गुंजान आबाद हैं। अब ये गुंजानियत की तारीफ लिखी गई है गुंजान आबाद की कि 1 मुरब्बा किलोमीटर रकबे में। इस बात का क्या मतलब है ये भी मैं वजाहत करना चाहूँगा अभी, कि अगर हम ये कहें कि ये जो मैंने एक लाइन यहाँ पे लगाई है, बल्कि मैं इसको बिल्कुल एक्यूरेट लाइन लगाता हूँ, बिल्कुल सही, कि ये एक लाइन बेटा जो मैंने सीधी लगाई यहाँ पे, फ़र्ज़ करें ये है 1 किलोमीटर की। ठीक है, 1 किलोमीटर इस सिमत में और 1 ही किलोमीटर इस सिमत में। ठीक हो गया जी। ये 2 लाइनें होगी, 1 ही किलोमीटर इस सिमत में। ठीक हो गया, और 1 ही किलोमीटर इस सिमत में, यानी ये 1 किलोमीटर की 4 लाइनें लगाने से जो हमारे पास जगह बनती है इसको कहते हैं 1 मुरब्बा किलोमीटर। ठीक है बेटे, यानी 1 किलोमीटर की ये जो 4 लकीरें लगा दी इसका एक मुरब्बा बन गया, तो इसको कहते हैं 1 मुरब्बा किलोमीटर रकबा। ठीक है, ये इसके जो अंदर वाली जगह है ये 1 मुरब्बा किलोमीटर होगी। ठीक है बेटे। इसमें जो बसने वाले लोगों की तादाद है उसको आबादी की गुंजानियत कहते हैं। ठीक है बेटा। चीन, भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, सिंगापुर और हांगकांग दुनिया के गुंजान आबाद मुमालिक हैं। ये भी आपने याद रखना है। ये मश्क में जो मुख्तसर सवालात हैं उसमें भी ये पूछा जाएगा, मुख्तसर या तफसीली दोनों में से किसी एक में पूछा जाएगा ये। जबकि ग्रीनलैंड, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा और मंगोलिया दुनिया के कम गुंजान आबाद मुमालिक हैं। अब ये गुंजान आबाद का आपको पता चल गया होगा कि फी मुरब्बा किलोमीटर बसने वाले लोगों की तादाद। ठीक है जी बेटे। आगे बढ़ते हैं। इसमें मजीद आबादी की गुंजानियत मालूम करने का क्या फार्मूला है, ये जो मुख्तसर सवाल नंबर 3 है मश्क में पूछा गया उसका जवाब भी है ये। आबादी की गुंजानियत मालूम करने का एक तरीका ये है कि जिसके मुताबिक अफराद की तादाद को कुल रकबे पर तकसीम करने से आबादी की गुंजानियत
मालूम हो सकती है। ठीक है बेटे, जैसा कि यहाँ हमें फार्मूला दिया है कि डेंसिटी इक्वल होगा टोटल पॉपुलेशन अपॉन टोटल एरिया, यानी कुल आबादी को कुल रकबा से तकसीम करने से हमारे पास आबादी की गुंजानियत आ जाती है। यहाँ कहते बताएं कि आबादी की शरह और आबादी की गुंजानियत में क्या फ़र्क है। ये अभी हमने पढ़ा भी ऊपर कि अगर साल के बाद जो आबादी में इजाफा होता है उसको शरह कहते हैं, और गुंजानियत का मतलब कि फ़ी मरबा किलोमीटर में बसने वाले लोगों की तादाद। आगे कहा गया है कि आबादी की गुंजानियत मालूम करने की एक मिसाल देखते हैं हम कि 2017 की मरदमशुमारी के मुताबिक सिंध की आबादी करीबन 47,886,000 और 51 थी अफराद पर मुश्तमिल थी, यानी 47,886,051 पर्सन्स इन पर मुश्तमिल थी। सिंध का कुल रकबा 1,40,914 यानी 140,914 मरबा किलोमीटर है। अगर कुल आबादी को कुल रकबे पर तकसीम किया जाए तो इस इलाके की आबादी की गुंजानियत मालूम हो जाएगी। जैसे देखें, कुल आबादी को कुल रकबा पर तकसीम किया तो हमारे पास 339.8 अफराद फ़ी मुरबा किलोमीटर है, यानी ये आबादी की गुंजानियत हमारे पास आ गई। अब यहाँ कहते हैं कि पाकिस्तान का जो सबसे ज़्यादा गुंजान आबाद शहर है बेटे वो कराची है, यानी सबसे ज़्यादा आबादी फ़ी मुरबा किलोमीटर के लिहाज से कराची में है। जी बेटे, आगे बढ़ते हैं। इसमें हमें बताया गया है कि आबादी में मुसलसल इजाफा हो रहा है, जैसा कि हमें बताया पहले कि 2.4% जो है वो एनुअली इसका इजाफा है, 2.4% शरह के हिसाब से बढ़ रहा है। और हमारे मुल्क पाकिस्तान में आबादी की सालाना शरह काफ़ी ज़्यादा है, यानी पूरी जो दुनिया है उसमें 1.1 है और पाकिस्तान में 2.4 है। पाकिस्तान की आबादी में इजाफे की कई वजूहात हैं। अब ये पाकिस्तान में आबादी की जो इजाफे की वजूहात, यहाँ पे ये जो हम तफसीली सवाल नंबर 1 देखेंगे मश्क में, उसका जवाब ये होगा कि शरह पैदाइश में इजाफा, यानी ज़्यादा बच्चे पैदा हो रहे हैं। ख़ानदानी मनसूबा बंदी का फुकदान, यानी कि ज़्यादा बच्चे जो हैं वो पैदा हो रहे हैं वक्फे के बगैर, यानी हर साल के बाद जो है वो बच्चे जो हैं वो दुनिया में तशरीफ़ ला रहे हैं और इस चीज़ का लिहाज नहीं किया जा रहा जिसे ख़ानदानी मनसूबा बंदी कहा जाता है। यानी इस लिहाज से कि भाई बच्चों के दरमियान में जो है वो वक्फा होना चाहिए, यानी एक बेटा या बेटी जब दुनिया में आ रहा है तो उसके बाद कुछ दौरानिया ऐसा होना चाहिए कि जिसमें जो है वो दूसरा बेटा या बेटी जो है वो दुनिया में आने में थोड़ी सी ताख़ीर रखी जाए। बचपन की शादी का रिवाज, यानी जल्दी शादी हो जाती है। बहरहाल बेटे, कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि जिनमें हो सकता है कि हम लोग इसमें इख्तलाफ राय रखते हों, ठीक है, क्योंकि हम लोग जो हैं वो एक इस्लामी रियासत यानी इस्लामी मुमलिकत में रहते हैं, तो हमें ये देखना चाहिए कि हमारा दीन जो इस्लाम है वो हमें किन चीज़ों की तालीमात देता है, तो उसके मुताबिक हमें ज़रूर अमल करना चाहिए। नाख्वानदगी यानी कम पढ़े लिखे अफराद, बेटे की पैदाइश को अहमियत देना, ठीक है, यानी बेटों को ज़्यादा अहमियत दी जाती है। जदीद तिब्बी सहूलत, ठीक है, और जदीद तिब्बी सहूलत जो है उसका फुकदान भी है। आबादी के साथ साथ ज़रूरी है कि हमारे मुल्क के वसाइल में भी इजाफा हो, ठीक है। वसाइल का मतलब ये है कि जो सहूलियात हम इस्तेमाल करते हैं मुल्क में उनको इसके वसाइल कहते हैं। कुदरती वसाइल भी हो सकते हैं या जो दूसरे आर्टिफिशियल भी हो सकते हैं। अब ये जो तफसीली सवाल नंबर 3 है उसका जवाब बेटे ये है कि अगर आबादी में इजाफा हो तो उससे क्या मसाइल पेश आएंगे। उससे क्या होगा कि लोगों को इस हिसाब से रिहाइश, खुराक, रोज़गार, तालीम और तफरीह की सहूलतें भी मुयस्सर आनी चाहिए, वरना मेयार ज़िंदगी मुतासर होता है। यानी इससे इन मसलों का सामना करना पड़ता है, ठीक है, अगर आबादी में इजाफा हो तो। यानी रिहाइश का मसला होता है, खुराक का, रोज़गार का, तालीम का और तफरीह की सहूलतें जो हैं, ये मेयार ज़िंदगी किस तरह मुतासर होता है, इसके लिए यहाँ हम तालिबा की मिसाल लेते हैं। आबादी में इजाफा तलबा की कारकर्दगी को मुतासर कर सकता है क्योंकि उन्हें तालीमी वसाइल और सहूलियात में कमी का सामना करना पड़ता है। जैसे कि एक उस्ताद 60 से 70 बच्चों की क्लास को पढ़ाएगा तो वो हर बच्चे पर तवज्जो नहीं दे सकेगा। तफरीही सरगर्मियों में कमी आएगी, क्योंकि खेल और दूसरी सरगर्मियों के लिए जगह और अशिया दोनों महदूद हो जाती हैं, ठीक है। इसलिए ज़रूरी है कि आबादी के लिए वसाइल में भी इजाफा हो। इन वसाइल की कमी को पूरा करने के लिए हमें हुकूमत के साथ मिलकर काम करना होगा, यानी हमें भरपूर कोशिश करनी चाहिए कि हम अपने मुल्क के वसाइल को बढ़ाने की कोशिश करें, ठीक है बेटे। आगे बढ़ते हैं।
اس میں جو ہے ہمارا سبق جو ہے وہ مکمل ہو جاتا ہے۔ یہاں ہمیں اب مشق کے بارے میں بتایا جا رہا ہے، سوالات دیے گئے ہیں۔ آبادی میں اضافے کی شرح سے کیا مراد ہے یہ ہم نے پڑھا، اس کی تعریف میں نے نشان بتایا تھا آپ کو لگا کے۔ آبادی کی گنجانیت کسے کہتے ہیں یہ بھی ہم نے پڑھا۔ آبادی کی گنجانیت کس طرح معلوم کی جا سکتی ہے اس کا فارمولہ لکھ دینا ہے۔ تفصیلی سوالات میں جو سوال نمبر 1 ہے آگے ہمیں دیا گیا، اس میں سب سے پہلے ہے کہ ایسے کون سے عوامل ہیں جو پاکستان کی آبادی میں اضافے کا باعث بنتے ہیں، وہ عوامل ہم نے پڑھے۔ آپ کی جماعت میں طلباء کی تعداد بڑھنے سے آپ کس طرح متاثر ہوں گے، اس کا جواب بھی ہم نے ابھی تھوڑی دیر پہلے پڑھا ہے، تو آپ اس کا جواب دے سکتے ہیں۔ آبادی بڑھنے سے لوگوں کے معیار زندگی پر کیا اثر پڑتا ہے، اس کا جواب بھی میں آپ کو بتا چکا ہوں۔ مزید بیٹا جی یہاں سوال نمبر جو 3 ہے، اس میں انہوں نے کہا تھا کہ افراد کی تعداد جو ہے اور زمین کے رقبے کو دیکھتے ہوئے آبادی کی گنجانیت معلوم کریں، تو یہ فارمولہ جو ہے اس کی مدد سے میں نے معلوم کر لیا، یہ جواب میں نے لکھ دیے ہیں یہاں پہ۔ سوال نمبر 4 میں انہوں نے کہا زیادہ گنجان آباد ممالک اور کم گنجان آباد ممالک جو ان کے نام لکھ دیں، یہ ہم نے سوال میں پڑھا تھا وہیں سے میں نے لکھ دی، ان کے علاوہ بھی آپ لوگ لکھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے بیٹے۔ اس کے ساتھ جو ہے وہ ہمارے اس سبق کی مشق تو مکمل ہو چکی ہے، لیکن مزید جو ہے وہ ہم نے یہ جو باب نمبر 5 پڑھا ہے، اس پورے باب کی مشق بھی یہاں پر دی گئی ہے ایک، تو اس کو بھی اب ہم حل کر لیتے ہیں بیٹے۔ سب سے پہلے نمبر پہ جو سوال کہا گیا ہے اس میں کہا ہے کہ درست جواب کا انتخاب کریں اور یہ درست کا نشان لگانا ہے۔ ایسے نقشے جن کی مدد سے ممالک، سرحدیں، دارالحکومت اور اہم شہر تلاش کیے جا سکتے ہیں ان کو کیا کہتے ہیں؟ ان کو کہتے ہیں بیٹے سیاسی نقشے۔ یہ دیکھیں یہ سیاسی نقشے ہو جائیں گے۔ اس کے بعد دوسرے نمبر پہ ہے کہ بیانیہ پیمانے میں نقشوں پر دیے ہوئے فاصلوں کو ظاہر کیا جاتا ہے، کس کے ذریعے بیٹے؟ الفاظ کے ذریعے، کیونکہ بیان تو الفاظ ہی کرتے ہیں ہم چیزوں کو۔ خطوط عرض بلد تعداد میں ہوتے ہیں بیٹے 180 ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ طول بلد جو ہیں وہ ہوتے ہیں 360 اور عرض بلد 180 ہوتے ہیں، یہ ہم نے سبق میں پڑھا تھا۔ یہ کوہ ہمالیہ کی بلند ترین چوٹی کون سی ہے؟ تو یہاں پر ہم لوگ لکھیں گے بیٹے کہ کوہ ہمالیہ کی بلند ترین چوٹی کا نام ہے نانگا پربت، یہ بھی ہم نے پڑھا تھا۔ دنیا کی موجودہ آبادی کتنی ہے؟ 7.5 بلین، ٹھیک ہے، 7.5 بلین سے زائد ہی ہے، ٹھیک ہے، تو 7.5 بلین والے کو ہم ٹک کر دیتے ہیں، ٹھیک ہے بیٹے۔ اس سے آگے ہم سوال نمبر 2 کی جانب بڑھتے ہیں، اس میں کہا ہے کہ درست کے سامنے درست کا اور غلط کے سامنے غلط کا نشان لگانا ہے۔ تو سب سے پہلے ہم سے کہا گیا ہے کہ 12 ٹائم زون گرینج کے شمال میں ہے اور 12 ٹائم زون گرینج کے جنوب میں واقع ہے، ٹھیک ہے، تو یہ ہم لوگ اس کو کیا کر دیں گے بیٹا جی؟ کراس کر دیں گے۔ اچھا جی، K2 پاکستان کی دوسری بلند ترین چوٹی ہے بیٹے، یہ غلط ہے۔ اچھا، پاکستان کی سب سے بڑی نمک کی کان کھیوڑا میں واقع ہے، یہ ٹھیک ہے بیٹے۔ اس کے بعد ہے گلوبل وارمنگ سے زمین کے درجہ حرارت میں کمی ہو رہی ہے، کمی تو نہیں ہو رہی بیٹے، زیادتی ہو رہی ہے، پہلے اس کو کراس کر دیتے ہیں۔ چین، پاکستان اور بھارت دنیا کے گنجان آباد ممالک میں سے ہیں، یہ صحیح کہا انہوں نے۔ اس کے بعد جو آخری سوال ہے اس میں، جس میں ہم نے کالم کو ملانا ہے ایک کالم کو دوسرے کالم کے ساتھ، تو پہلا ہے بیٹے خط سرطان جو ہے یہ کون سا جو ہے یہاں پہ ہم لکھیں گے خط سرطان بیٹے ہوتا ہے 23.5 ڈگری، یہ والا، ٹھیک ہے، عرض بلد شمالی۔ اسی طرح دوسرا ہے خط جدی، وہ ہے 23.5 ڈگری جنوب میں، خط جدی یہ ہوگا۔ اچھا، اس سے آگے دائرہ قطب جنوبی کی بات اگر ہم کریں، دائرہ قطب جنوبی جو ہے وہ بیٹے یہ 66.5 عرض بلد جنوبی، ٹھیک ہے، تو قطب جنوبی یہ آ جائے گا یہاں پہ، ٹھیک ہے۔ اسی طرح دائرہ قطب شمالی، اس کو ہم اس سے ملا دیں گے 66.5 عرض بلد شمالی۔ اس کے ساتھ ہی بیٹے ہمارا یہ جو باب ہے یہ مکمل ہو جاتا ہے۔ مجھے امید ہے کہ آپ نے اس سبق کو، اس پوری ویڈیو کو دیکھنے کے بعد کافی کچھ نیا سیکھ لیا ہوگا۔ آپ نے جو بھی باتیں نہیں سیکھی ہیں اس کا تذکرہ نیچے ضرور کمنٹ باکس میں کیا کریں، اور اس ویڈیو کے بارے میں بھی اپنی رائے ضرور نیچے دیں۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو زیادہ سے زیادہ بیٹے اور بیٹیوں کے ساتھ اس ویڈیو کو شیئر کریں، ان تک پہنچائیں تاکہ ان کو بھی اس سے فائدہ ہو سکے، جو کہ اس ویڈیو کو بنانے کا بنیادی مقصد تھا۔ شکریہ۔